जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास और ब्रिटिश पूर्व स्थिति, यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले भारत की स्थिति क्या था। पहले इस पर नजर डालेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में ब्रिटिश के पहले भारत की स्थिति क्या थी, उसके बाद भू राजस्व की व्यवस्था क्या था। ब्रिटिश के पूर्व की स्थिति, भारत में स्थिति क्या थी, तो कृषि प्रधान और आत्मनिर्भर थे, यानी कि कृषि प्रधान था हमारा देश और इसके बाद आत्मनिर्भर, यानी कि कृषि में भी क्या था, आत्म प्रधान एवं क्या है, आत्मनिर्भर। यानी कि ब्रिटिश के पहले आने से पहले यहाँ के जो भी किसान होते थे वो आत्मनिर्भर। एक तो भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसके बाद ये मतलब कि जो भी खाने वाला या खाद्यान्न जो भी ये भारत के किसान के द्वारा उगाया जाता था वो इतना सक्षम थे कि मतलब कि अपना जो है आत्मनिर्भर खुद थे, यानी किसी देश पर भारत के किसान निर्भर नहीं थे, हम लोग किसी देश पर निर्भर नहीं थे। ये ब्रिटिश पूर्व की स्थिति की बात है, ठीक है। यानी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश था। इसके बाद क्या है कि किसी चीज को उगाने में इतना हम लोग सक्षम थे कि किसी देश दूसरे देश पर निर्भर नहीं थे, यानी कहने का मतलब कि हम लोग आत्मनिर्भर थे। ये ब्रिटिश के पूर्व की स्थिति है। अब आगे आते हैं कि जब ब्रिटिश का उपनिवेशक बढ़ता है, यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश आ जाते हैं, ब्रिटिश का शासन चलने लगता है, ठीक ना। तो इसके बाद हम 3 चरणों में इनको बांटे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कितने चरण हैं, तो 3 चरणों में हम बांटे हैं इसको। प्रथम चरण बांटे हैं जो 1757 से लेकर 1813 तक ईस्वी तक चला था। इसके बाद द्वितीय चरण बांटे हैं जो 1813 से लेकर 1858 तक चला था। इसके बाद तीसरा नंबर में बांटे हैं जो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला था। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रथम चरण में क्या हुआ था, द्वितीय चरण में क्या हुआ है, इसके बाद तृतीय चरण में क्या हुआ था। पहला जो प्रथम चरण में है जो 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक ये चला है। इसमें क्या है, दो चीज की भूमिका है, जो द्वैध शासन, एक सुने होंगे कैसा शासन, द्वैध शासन के बारे में, यानी कि 2 प्रकार की शासन किया जाएगा। एक कंपनी के अनुसार से शासन किया जाएगा, जबकि एक यहाँ के नवाब के द्वारा शासन किया जाएगा। द्वैध शासन यही था कि एक कंपनी के आधार पर शासन किया जाएगा और दूसरा क्या था कि यहाँ के नवाब के द्वारा किया जाएगा। केवल जितना पैसा लेने का काम था ये किनके हाथ में था, यानी कि कंपनी के अधीन था, जबकि यहाँ के केवल शासन चलाने का काम था ये किसका था, यहाँ के नवाब करेंगे। यही द्वैध शासन था। ये प्रथम चरण में लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैध शासन किसके द्वारा लाया गया है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगर पूछा जाए कि द्वैध शासन किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। इसके बाद जो प्रथम चरण को एक संज्ञा दिया गया है, उस संज्ञा का क्या नाम है, धन लूट का काल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, धन लूट का काल। वो कहां से कहां तक बोला जाता है, तो 1765 से लेकर 72 तक के। एक इतिहासकार के द्वारा बोला जाता है कि ये जो 1765 से और 72 के दौरान है समय, इनको धन लूट का काल कहा जाता है। ये किसने कहा था, के एम पणिक्कर ने कहा था। किसने कहा था, के एम पणिक्कर ने, ठीक है। तो यानी कि धन लूट का काल कौन सा, तो 1765 से लेकर 72 तक। ये किनके द्वारा कहा गया है कि धन लूट का ये काल था, तो के एम पणिक्कर के द्वारा, ठीक है। यानी कि प्रथम चरण में कहां तक, तो 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक। इसमें पहला द्वैध शासन था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया है। इसके बाद धन लूट का काल था जो 1765 से लेकर 72 तक था। ये धन लूट का काल का किसने कहा है, तो ये के एम पणिक्कर ने कहा था। इनका समय क्या है, 1765 से लेकर 72। यानी कि यहाँ धन लूट का काल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जितना उपनिवेशिक थे, जो अंग्रेज लोग थे, यहाँ पर आकर अपना धन को लूटकर अपने देश को ले जाते थे। तो यानी कि इस समय में ज्यादा हुआ था, इसलिए इस समय को क्या हम लोग मतलब कि यहाँ के इतिहासकार के द्वारा बोला गया था कि ये धन लूट का काल है। ये किस इतिहासकार के द्वारा बोला जाता है, तो के एम पणिक्कर के द्वारा, ठीक है, 1765-72। तो प्रथम चरण में याद रखिएगा द्वैध शासन और धन लूट का काल। आगे आते हैं कि द्वितीय चरण में क्या हुआ था। तो द्वितीय चरण का काल जो है 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। इसमें क्या है कि औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पर क्या करते हैं, औद्योगिक यानी कि उद्योग के क्षेत्र में अपना पूंजी लगाते हैं। यानी कि यहां से हम लोग देखेंगे कि 1813 में 1813 का एक अधिनियम आया था, इसमें पास किया गया था कि यानी कि कोई भी जो ब्रिटेन के व्यापार हैं, ये व्यापारिक लोग हैं, वो आकर भारत में अपना व्यापार कर सकते हैं।
ये किसमें बोला गया था? 1813 में, यानी कि अपना उद्योग आकर यहाँ पर अपना चला सकते हैं। ये औद्योगिक पूंजीवाद के अंतर्गत किया गया था कि यहाँ पर ब्रिटेन के लोग आए और अपना औद्योगिक करें और यहाँ से पैसा मतलब कि अपने देश ले जाए। ये था 1813 में। इसके बाद 1813 में ही क्या था? मुक्त व्यापार, यानी कि कुछ लोग को बोल दिया गया था कि आप आइए और भारत में क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। ये मुक्त व्यापार का क्षेत्र बन गया था ये 1813 में। तो द्वितीय चरण में यानी औद्योगिक का निवेश किया गया है, ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद को डाला गया है किसमें? द्वितीय चरण में। मुक्त व्यापार कब से हुआ है? द्वितीय चरण में हुआ था। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि एक अधिकार को समाप्त किया गया था, ठीक है, किसको? एक अधिकार को समाप्त किया गया था 1813 में। एक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1813 में। इसके बाद लेकिन किनके साथ में लगा रहा कि आप व्यापार करते रहिए? उनके साथ कोई नहीं हुआ था भेदभाव, यानी कि चाय और चीन के, चाय और चीन के मतलब कि आप करना है इसको, इसमें कोई नहीं था। इसके बाद ये कब आया था? तो ये मुक्त व्यापार 1813 में, चाय और चीन के छोड़कर, यानी कि भारत को केवल एक अधिकार के रूप में बंद कर दिया गया था और चाय और चीन के मतलब कि यहां से करेंगे व्यापार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे तृतीय चरण में, जो तृतीय चरण है 1858 से लेकर 1947, तृतीय चरण में हमको बांटे हैं 1858 से लेकर 1947। इसमें उन्होंने क्या किया है? जो अंग्रेज के द्वारा यहाँ पर पूंजी निवेश किया गया है, यानी कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा पूंजी को निवेश किया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र में वो लोग पूंजी निवेश करते थे ताकि यहां से क्या हो? अर्निंग किया जाए, ठीक ना। ये रेल के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने लगे। इसके बाद बागान, चाय के बागान के यहाँ पर कृषि करवाने लगे यहाँ के किसान के द्वारा, बैंक यहाँ पर खुलवाने लगे, ठीक है। तो यानी कि पूंजी निवेश कौन से काल को बोलेंगे? तो तृतीय चरण को बोलेंगे। ये 1858 से लेकर ये 1947 तक की पूंजी निवेश का उन लोग का काम चलता रहा, ठीक ना। रेल यहाँ पर खुलवाए, इसके बाद यहाँ पर बागान का जो चाय की खेती है बागान यहाँ के किसानों के द्वारा उगवाने शुरू किए। इसके बाद बैंक स्टार्ट किए थे। ये सब है, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेश के कितने चरण में अभी देखें? 3 चरण में। इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला कि प्रथम चरण कहां से? तो 1757 से लेकर 1813, इसमें द्वैध शासन के बारे में बात बोला गया है, ठीक है। इसके बाद धन लूट का काल बोला गया है 1765 से 72 को, ठीक ना। धन लूट का काल किसको बोला गया है या किस इतिहासकार ने बोला है? तो के.एम. पणिक्कर ने। इसके बाद द्वितीय चरण में क्या होता है? औद्योगिक पूंजीवाद, यानी उद्योग के क्षेत्र में अपने पूंजीवाद को, ये पूंजी को लगाते हैं ये अंग्रेज के द्वारा। इसी में मुक्त व्यापार हुआ था और भारत को यानी कि एक अधिकार को क्या किया गया था? इसमें समाप्त किया गया था। एक अधिकार को केवल समाप्त किया गया था 1813 के तहत। इसके बाद तृतीय चरण में पूंजी निवेश, यानी कि केवल पूंजी को निवेश करना था। उनका मकसद क्या था? कि भारत में पूंजी को निवेश किया जाए, ठीक ना। वो कौन कौन से क्षेत्र में कर रहे थे? रेल में कर रहे थे, बागान में, बैंक में। ये तृतीय चरण खत्म हुआ। इसके बाद आगे कि अब भू राजस्व व्यवस्था हम देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था क्या है भारत में। पहले जानते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था क्या होती है। तो पहले जानते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था में यानी कि जितना भी हम लोग का अगर आज के लेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था क्या है, तो यानी कि जो हम लोग कृषि करते हैं उनसे जो दर मतलब कि होगा कि आप एक दर निर्धारित किया जाएगा कि आपको अगर इतना देना है, किसी आप इतना जमीन में खेती कर रहे हैं उसको इतना टैक्स देना है, वही क्या था? दर था। तो भू राजस्व व्यवस्था क्या है? कि आप जितना मतलब कि क्षेत्र में कृषि करते हैं उस पर लगाए गए जो टैक्स था उसी को भू राजस्व व्यवस्था कहा गया। वो अलग अलग क्षेत्र में लगाया गया है। इसके बाद ये जानते हैं पहला क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के पहले एक और नाम से जाना जाता है, उनको जानते हैं। अस्थाई बंद व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है किसके द्वारा लाया गया था? तो जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है वो कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अब जानते हैं कि कर्नवालिस के शासनकाल कहां से कहां तक है? तो 1786 से लेकर 1793 तक है। यानी कि जो लॉर्ड कर्नवालिस है इनका शासनकाल कहां से कहां तक होता है? तो 1786 से लेकर 1793 तक। इसके बाद ये इस्तमरारी व्यवस्था कब लाते हैं या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लाते हैं? तो ये लाते हैं 1793 ईस्वी में। यानी कि आपसे पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लाए थे लॉर्ड कर्नवालिस? 1793 में। इस्तमरारी जमींदारी व्यवस्था कब लाए थे? 1793 ईस्वी में। अब जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त ये कहां का क्षेत्र था, ये कौन कौन से भाग पर लगता था उस क्षेत्र को? तो ये क्षेत्र कौन था? एक बंगाल था, बंगाल के ऊपर लगता था। इसके बाद बिहार में, इसके बाद उड़ीसा। यानी कहने का मतलब तीनों ये क्या था? एक संयुक्त प्रांत। यानी कि संयुक्त प्रांत में कौन सा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू था?
ठीक है, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कौन सा संयुक्त प्रांत के भाग था और इसी में ये सब कौन सी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त या कहिए इस्तिमरारी जमींदारी व्यवस्था लागू थी। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि इसमें सरकार यानी कि किसको दिया गया था कि आप टैक्स को वसूलिए और लाकर हमको दे दीजिए, तो इसमें जमींदारी उन्हीं के नाम पर पड़ा है, जमींदार लोग को दिया गया था कि आपको मतलब दे दिया गया कि आप पूरे से टैक्स तसलिए और लाकर ये सरकार को दे दीजिए। इसीलिए कौन सा किसको दिया गया था, तो जमींदार को दिया गया था कि सभी को टैक्स को तहसील कर ये सरकार को दे देना है। किसको दिया गया था, तो जमींदार को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है, या अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, या इस्तिमरारी जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए इसमें टैक्स क्या था, कितना टैक्स सरकार को देना होता था, कितना टैक्स खुद के पास रखना होता था। तो यानी कि सरकार में 10/11 यानी कि 11 में 10 बटा क्या करना है, यानी कि 10, यानी कि 11 में 10 खुद को यानी कि सरकार को देना है, जबकि एक भाग क्या करना था, अपने पास रखना था। यानी कि सरकार को कितना 10/11, 11 में से 10 को सरकार को देना है, जबकि 11 में से 1 को जमींदार खुद अपने पास रखते थे। तो याद रखिएगा इसको कि सरकार को कितना देना है 10/11, जमींदार खुद अपने पास कितना रखेगा 1/11। अब आते हैं कि ये भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था अस्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी जमींदारी व्यवस्था, तो ये भारत के 19% भाग पर लागू था। कितने परसेंट पर, 19% पर भाग पर ये लागू था। ठीक है, तो यानी कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भारत के कितने परसेंट भागों पर लागू था, 19% भागों पर लागू था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। ये सूर्यास्त कानून क्या होता है, आइए जानते हैं। सूर्यास्त कानून क्या था कि इसमें एक डेट को फिक्स किया जाता था, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी डेट को फिक्स कर दिया जाए कि हमको 15 तारीख को क्या करना है, जमींदार को एक डेट दे दिया जाता था कि मतलब कि क्या है कि आपको 15 तारीख को ही क्या करना है, टैक्स को भरना है। ये गवर्नमेंट के द्वारा आदेश दे दिया जाता था कि 15 तारीख तक क्या करना है, मतलब कि ये जो क्या है जमींदारी व्यवस्था जो दर है उसको क्या करना है, या पैसा है उसको देना है, ठीक ना, ये 15 तारीख तक। अगर इस डेट को आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, अधिक जुर्माना लगेगा या अधिक पैसा जोड़कर या टैक्स जोड़कर आपको देना होगा, ठीक ना। तो सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त मतलब कि कानून यानी कि सूर्यास्त यानी सूर्य को डूबने से पहले जिस दिन को यानी कि 15 तारीख को अगर डेट दे दिया गया है तो उस दिन से सूर्यास्त डूबने से पहले इस टैक्स को सरकार को किसी हालत में देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो उसके बदले में बहुत सारा क्या था, टैक्स के रूप में और पैसा इसमें आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है कि जिस डेट को अगर फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि टैक्स भरना है तो उस दिन के सूर्यास्त डूबने से पहले किसी हालत में इसको भरना होता है। ठीक है, यही अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है जिसे जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था इसे इस्तिमरारी जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 93 तक था। ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था आया था कब, 1793 ईस्वी में। इसका क्षेत्र एक ही शब्द में याद रखना है कि इसका क्षेत्र जो था संयुक्त प्रांत था, जो कि संयुक्त प्रांत अगर आज की स्थिति में देखा जाए जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा वाले भाग पर लगता है। इसके बाद इनका सरकार को कितना पैसा देना है, तो 10/11। ठीक, 10/11 खुद जमींदार कितना रखते थे अपने पास, इसके बाद 1/11। ये भारत के कितने भागों पर लगता था, तो 19% भाग पर। इसे कौन सा कानून कहा जाता है, सूर्यास्त कानून कहा जाता है। आगे अब आते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में जानते हैं कि रैयतवाड़ी क्या है। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था है सबसे पहली बार कर्नल रीड के द्वारा, किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में 12 महल, ठीक ना, एक जगह है 12 महल में पहली बार इसको लगाया गया था। यानी कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था है सबसे पहली बार केवल एक जगह पर लगाया गया था, वो 12 महल जगह पर लगाया गया था 1792 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो गया, जब अच्छा से चल गया, तो इसके आगे चल के मुनरो लगाते हैं, ठीक ना, 1820 ईस्वी में। तो ये रैयतवाड़ी सबसे पहली बार कर्नल रीड के द्वारा 1792 में, जगह कौन सा, 12 महल में। इसके बाद 1820 में किसके द्वारा रैयतवाड़ी को, तो ये मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। अब रैयतवाड़ी क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र था मद्रास, असम और बंबई। यानी कि मद्रास में ये चालू लगता था रैयतवाड़ी, असम में, इसके बाद बंबई। यानी कि रैयतवाड़ी 3 क्षेत्रों में, मद्रास,
असम, बंबई। इसके बाद कि इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इसमें क्या था कि किसान से सीधे इनमें से क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। यानी कि इसमें क्या है कि किसान से डायरेक्ट, इसमें क्या था, एक जमींदार को फिक्स कर दिया जाता था, एक जमींदार को क्या किया जाता था कि फिक्स कर दिया जाता था कि आप टैक्स को वसूलिए और गवर्नमेंट को दे देना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है रैयतवाड़ी में कि डायरेक्ट क्या है, किसान को ही, यानी कि डायरेक्ट किसान से ही तय करेंगे कि आपको इतना क्या करना है, देना है, ठीक है। ये देना है, इसमें डायरेक्ट तय किया गया था किसान से। तो आपसे पूछा जाएगा कि यानी कि रैयतवाड़ी में जो टैक्स करने का निर्धारित था वो किससे होता था, तो डायरेक्ट किसान से तय किया जाता था कि आपको इतना देना है, ठीक ना, टैक्स। तो रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किससे लिया जाता था, तो सीधे किसान से लगान को तय किया जाता था। इसका क्षेत्र मद्रास, असम, बंबई। दर क्या था, 1/2। दर कितना था, 1/2 था। और सबसे अधिक भाग पर यही लगता था, ठीक ना, ये भारत के 51% भूमि पर, कितना परसेंट, 51% भूमि पर ये लगता था रैयतवाड़ी ये व्यवस्था। ये भारत के कितना, 51% पर लगता था। फिर से किस, यानी कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये सबसे पहली बार बारामहल में लगाया गया था। कब, 1792 ईस्वी में लगाया गया था। मुनरो के द्वारा कब लगाया गया, 1820 ईस्वी में। इसका क्षेत्र क्या रहा, मद्रास रहा, असम रहा और बंबई रहा। इसके बाद ये किसान से, यानी कि जो रैयतवाड़ी में टैक्स को निर्धारित किया जाता था डायरेक्ट किसान से निर्धारित किया जाता था, ठीक ना। जबकि स्थायी में किससे, तो जमींदार से, रैयतवाड़ी में किससे, तो डायरेक्ट किसान से। इसको याद रखिएगा कि डायरेक्ट किसान से सीधे लगान को तय किया जाता था रैयतवाड़ी में, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में या महलवाड़ी में। तो रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से लगान को तय किया जाता था, ठीक है। इसमें दर कितना है, 1/2। भारत के कितने परसेंट ये भाग पर लगता था, 51% पर। आगे लास्ट नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था जो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, एक और नाम है मार्टिन बर्ड के द्वारा, लेकिन प्रचलित नाम हाल्ट मैकेंजी, दोनों नाम याद रखना है। हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये महलवाड़ी व्यवस्था। कब लाया गया था, 1819 ईस्वी, ठीक है, 1819 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो ये महल के मतलब होता है गांव, ठीक ना। महल के मतलब क्या होता है, गांव, यानी कि गांव से ये कर लिया जाता था। महलवाड़ी कहां से, तो महल के मतलब गांव, यानी कि गांव में किसी व्यक्ति को, यहां पर महल का मतलब गांव समझिएगा, या गांव में किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था कि यानी कि आप ही पूरे गांव का टैक्स तसलिए और ले जाकर गवर्नमेंट को देना है, ठीक ना। तो यानी कि यहां पर मुखिया भी लिख सकते हैं कि मुखिया के द्वारा भी किया गया था, यानी कि सभी को मिलकर ये टैक्स देते थे। इसके बाद लंबदार भी आपको शब्द देखने को मिलेगा कभी कि लंबदार क्या थे, ठीक ना। इसमें यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा, मार्टिन बर्ड के, ठीक ना। हाल्ट मैकेंजी कब लाए थे ये महलवाड़ी व्यवस्था, 1819 ईस्वी में। महलवाड़ी मतलब कि महाल एक गांव को, किसी व्यक्ति को या मुखिया किसी एक व्यक्ति को निर्धारित किया जाता था कि उन्हीं व्यक्ति को सब गांव मिलकर टैक्स देंगे और ले जाकर टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, ठीक ना। ये इनसे किया जाता था, ठीक है, किसी एक व्यक्ति से, ठीक है। या उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, मुखिया होंगे, लंबदार होंगे, या गांव के किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को लेकिन चुना जाएगा और वही व्यक्ति सारे गांव के टैक्स लेंगे और ले जाकर गवर्नमेंट को दे देंगे। अब इसमें जो महलवाड़ी व्यवस्था था इसमें दर कितना है, दर कितना है, तो दर 2/3 था, ठीक ना। कितना था, दर 2/3 था, जो आगे चल के इसका 1/2 कर दिया गया। यानी कि आगे चल के कितना कर दिया गया, 1/2। पहले दर इसमें कितना था, 2/3 था, जो आगे चल के कितना कर दिया गया, 1/2। इसका जो क्षेत्र रहा, ये उत्तर प्रदेश बनारस वाला जितना ये क्षेत्र है, यहीं पर मध्य प्रांत वाला जितना उत्तर प्रदेश बनारस मध्य प्रांत वाला क्षेत्र रहा, उसी पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू होती थी। महलवाड़ी व्यवस्था कितना, तो 30% भूमि पर, कितना परसेंट भूमि पर, 30% भूमि पर लागू होता था, ठीक है। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था है याद रखिएगा, इसका क्षेत्र यूपी याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो बनारस वाला उस टाइम का बनारस, इसके बाद मध्य प्रांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रांत वाले जो क्षेत्र है वहां पर ये लागू होते थे, यूपी बनारस मध्य प्रांत वाले जो भाग पर ये लागू होते थे। तो यानी कि किस व्यवस्था को जो है इस्तमरारी जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को किसमें डायरेक्ट किसान से लगान को तय किया जाता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था में।
इसके बाद किसमें किसी एक व्यक्ति को या गांव के किसी मुखिया को या लम्बादार को चुन लिया जाता था और वहीं जाकर सारे टैक्स को भरते थे। ये महलबाड़ी व्यवस्था था। इसके बाद सबसे अधिक भागों पर कौन इसमें से लगता था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था या रैयत बंदोबस्त व्यवस्था या महलबाड़ी व्यवस्था? तो सबसे अधिक रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक भागों पर 51% पर, ठीक है, 51% पर। अस्थाई बंदोबस्त में यानी को इसको कौन सा कानून कहा जाता है, सूर्यास्त कानून के नाम से जानते हैं। इनमें कौन टैक्स तहसीलता था, जमींदार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा। सरकार को कितना देना है, 10/11। इसमें जमींदार खुद कितना अपने पास रख लेते थे, 1/11। कितने परसेंट भाग पर लागू होता है, 19% भाग पर। किस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को सूर्यास्त कानून कहा जाता है। रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहली बार 1792 में कर्नल रीड के द्वारा बारामहल में, कहां पर, बारामहल में। उसके बाद मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में। क्षेत्र मद्रास, असम, बंबई। मुख्य बिंदु इसका क्या था, किसान से सीधे लगान को तय करना रैयतबाड़ी में। इसका दर कितना था, दर 1/2। सबसे अधिक भाग पर यह लगता था 51% पर। और महलबाड़ी जो बंदोबस्त व्यवस्था है किसके द्वारा, हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा 1819 ईस्वी में। और महलबाड़ी में किसी एक व्यक्ति को चुनकर सारे टैक्स को देना और वो ले जाकर गवर्नमेंट को देंगे। पहले कितना निर्धारित किया गया था महलबाड़ी में, तो 2/3, जो आगे चल के कितना कर दिया गया, 1/2। इसके बाद जो महलबाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर होगा, 30%। इसका जो क्षेत्र था यूपी, बनारस और जितना ये मध्य जो प्रांत वाला क्षेत्र है वहीं पर लागू होता था। तो ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर लीजिए।